नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली प्रवेश सूचना 2024-25 के संबंध में आज का ये वीडियो है, जिसमें हम इससे संबंधित विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि आपका शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 1 अप्रैल सोमवार प्रातः 10 बजे से दिनांक 15 अप्रैल 2024 सोमवार सायं 5 बजे तक होगा। ये प्रवेश प्रक्रिया आपका 1 तारीख से 15 तारीख तक रहने वाला है। प्रवेश संबंधित विवरण ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि kvsonlineadmission.kbs.gov.in के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में है, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है। कम से कम आप 6 साल के होंगे तभी आपका एडमिशन होगा कक्षा 1 में। सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2024 के अनुसार होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों 2024-25 के अनुसार किया जाएगा, जो कि kbs-sangathan.nic.in पर उपलब्ध है। थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा है, कक्षा 2 एवं ऊपर की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जाएगा। कक्षा 2 और इससे ऊपर की क्लास के लिए आवेदन ऑफलाइन होंगे और वो भी तब किए जाएंगे जब वहाँ पे स्थान रिक्त होंगे। तब स्थान रिक्त नहीं होंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रवेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। विधिवत भरे हुए फॉर्म को संबंधित केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के कार्यालय में जमा करवाना होगा। फोर्थ पॉइंट, कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रवेश 2024-25 की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, कक्षा 2 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण तभी स्वीकृत किए जाएंगे जब संबंधित केंद्रीय विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध होगी। सिक्स्थ पॉइंट, यदि आवेदन पत्र में कोई गलत भ्रामक जानकारी दी गई है तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। सेवन्थ पॉइंट, प्राचार्य या प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही संपर्क करें। एक नोट करके दिया गया है कि अगर आप बाल वाटिका में प्रवेश हेतु वांछित केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट देखें, अगर आप बाल वाटिका में प्रवेश चाहते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है आप वहाँ पे सर्च करें और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देखें। अब चलिए देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। इससे पहले थोड़ा सा हम सामान्य दिशा निर्देश देख लेते हैं, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो फर्स्ट है आपका दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। इन निर्देशों के शेष भाग में विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय है। दूसरा, कृपया यहाँ पर उपलब्ध केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भली भांति परिचित हो जाएं। अगला पॉइंट, आपको सलाह दी जाती है कि एक बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा ना करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम पंजीकरण फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक शिफ्ट को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। अगला पॉइंट, आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें, जैसे भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, दूसरा एक वैध ईमेल पता, तीसरा
प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन अधिकतम 256 KB साइज का जेपीजी फाइल में। अगला पॉइंट, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन साइज दिया गया है यहाँ पे 256 KB। सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। अगला पॉइंट, माता या पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। आवेदन पत्र जमा करने के 2 मुख्य चरण शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला पोर्टल पर पंजीयन करना, दूसरा आवेदन भरना और जमा करना। पोर्टल पर पंजीयन, सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होता है। कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिख लें। फिर आवेदन भरना और जमा करना में पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके जमा करना होगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा जो लॉगिन कोड से भिन्न होगा। आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कृपया अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें। अगला पॉइंट है 5A और 5B दोनों चरणों के पूरा होने के बाद, मतलब आपका पोर्टल पर पंजीयन करना और आवेदन भरना और जमा करने वाला चरण पूरा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी। केवल चरण 5A को पूरा करने मात्र से आपका आवेदन केंद्रीय विद्यालय संगठन में जमा नहीं होगा। अगला पॉइंट, जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता तब तक आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिखाई नहीं देगा। अगला पॉइंट, पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड OTP का उपयोग करना है जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर भारतीय सिम कार्ड वाला से ही पंजीकरण करें, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर कैफे संचालकों या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से। अगला पॉइंट है पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता, अतः कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जैसे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही दर्ज करें। अगला पॉइंट, आवेदन फॉर्म में आवेदकों को डाटा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन फॉर्म पुनः भरने के लिए एक सेव एप्लीकेशन बटन प्रदान किया गया है। 11वां, ध्यान दें कि सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके फॉर्म डाटा को केवल सहेजा जाता है, जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकें। सेव एप्लीकेशन बटन दबाने से फॉर्म डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन में जमा नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में फॉर्म जमा करने का एकमात्र तरीका है कि सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें एवं एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त करें। अगला पॉइंट, एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किए गए आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाता है। रद्द किए गए आवेदन पत्र का डेटा
केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होगा। अगला पॉइंट, यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जाएगा, इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं आवेदन किए गए विद्यालय के साथ किसी भी तरह के संचार के लिए केवल आपके एप्लीकेशन सबमिशन कोड का ही उपयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं, इनको भरना आवश्यक है। पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा जब तक सभी अनिवार्य फील्ड भरी नहीं जाती। अगला पॉइंट, केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने मात्र से ही बच्चे का प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और केंद्रीय विद्यालय संगठन दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन विवरणों की जांच के बाद और प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अगला पॉइंट, प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन या संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर ही संबंधित विद्यालयों में प्रवेश के परिणामों या शॉर्ट लिस्ट को जांचें। यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी प्रवेश दिया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी सहायक दस्तावेजों के मूल अर्थात ओरिजिनल दस्तावेज प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है आपको प्रवेश लेने की। तो सबसे पहले आप दिए गए निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर अगर आप फर्स्ट टाइम पंजीकरण कर रहे हैं तो पंजीकरण करेंगे। पहली बार अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पंजीकरण करना होगा। फिर प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन करना होगा, प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा और दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। फिर फॉर्म की समीक्षा करनी होगी, घोषणा की जांच करनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा। फिर आवेदन पत्र जमा होने की सूचना बाद में दी जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशों को, क्या निर्देश दिए। निर्देश में जो जानकारी दी गई है उसमें लिखा गया है, पोर्टल खोलने के बाद फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित होंगे। पंजीकरण और फॉर्म भरने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को ये निर्देश पढ़ने अनिवार्य हैं। उपयोगकर्ता के निर्देशों को पढ़ने के बाद घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करने पर प्रोसीड बटन उपलब्ध हो जाएगा। प्रोसीड बटन को दबाने पर उपयोगकर्ता को साइन अप या साइन इन पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा। फिर प्रथम बार उपयोगकर्ता है तो प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए पोर्टल में पंजीकरण या साइन अप करना आवश्यक है। साइन अप करने के लिए बच्चे की निम्न जानकारी भरी जानी चाहिए, जैसे बच्चे का प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम, क्या दिव्यांग श्रेणी में है। तो चलिए देखते हैं बच्चे का प्रथम नाम। यह एक अनिवार्य जानकारी है। पहले नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, स्पेस या डॉट ही मान्य है एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है। यहाँ दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर मध्य नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, स्पेस या डॉट ही मान्य है एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है। यहाँ दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बच्चे के उपनाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, स्पेस, डॉट ही मान्य है। अंग्रेजी का अक्षर ही होना चाहिए पहला और दर्ज किए गए डाटा को साइन अप के बाद चेंजेस नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आगे दिया है, अभिभावकों के बच्चों का प्रथम मध्य उपनाम जन्म प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही भरने की सलाह दी जाती है। फिर क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी में है, यह एक अनिवार्य जानकारी है। यदि लागू हो तब कृपया हाँ चुनें, अन्यथा नहीं। यह जानकारी साइन अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती। यदि आप हाँ विकल्प चुनते हैं एवं यदि विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रोविजनल
प्रवेश दिया जाता है तब प्रवेश के समय विद्यालय में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित स्वीकृत है। विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 4/5/1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85 स्थानीय या SCT के में परिभाषित सिविल सर्जन या पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित की गई हो। उन मामले में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण पत्र के विकलांगता मानी जाए। तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए। फिर बच्चे की जन्मतिथि, यह एक अनिवार्य जानकारी, कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके बच्चे के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें। यह जानकारी साइन अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती। फिर क्या KBS कर्मचारियों के बच्चे हैं? तो अगर किसी बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं या थे तो उपयुक्त विकल्प का चयन करें, अन्यथा नहीं। ईमेल पता, यह एक अनिवार्य जानकारी है और साइन अप के बाद बदला नहीं जा सकता। कृपया एक वैध ईमेल पता डालें। यदि आवश्यक हुआ तो केंद्रीय विद्यालय संगठन या विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, कृपया भारतीय सिम कार्ड वाला वैध मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। फिर कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद OTP दर्ज करें। OTP मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए एक आपके मोबाइल में SMS द्वारा OTP को सही ढंग से यहाँ दर्ज करें। अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP को सही ढंग से दर्ज करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। फिर टिप्पणी में रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के 1 मिनट बाद रीसेंड OTP बटन सक्षम हो जाएगा। यदि रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के 5 मिनट तक आपके मोबाइल पर SMS द्वारा OTP प्राप्त नहीं होता और आपका मोबाइल ठीक से काम कर रहा है तो रीसेंड OTP बटन के सक्षम होते ही आप इस बटन पर क्लिक कर OTP को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रीसेंड OTP बटन को सिर्फ एक बार ही क्लिक किया जा सकता है, उसके बाद यह बटन उपलब्ध नहीं होगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद एक पावती पृष्ठ पर एक यूनिक लॉगिन कोड प्रदर्शित होगा। कृपया लॉगिन कोड को सहेजें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। इस लॉगिन कोड का प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन कर प्रवेश फॉर्म भरने और जमा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। लॉगिन कोड पंजीकृत ईमेल पते और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। आपको लॉगिन कोड वाले पावती पृष्ठ को सहेजने और प्रिंट करने की सलाह दी जाती है। इस लॉगिन कोड के बिना प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना संभव नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है लेकिन प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। प्रवेश आवेदन पत्र को भरने और जमा करने के लिए ऊपर दिए गए लॉगिन कोड का उपयोग करके आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के लॉगिन पृष्ठ पर जाने के लिए सफल पंजीकरण के बाद प्रदर्शित पृष्ठ के नीचे भाग में क्लिक हियर लेवल वाले लिंक पर क्लिक करें। विकल्पतः यदि पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है तो आप निर्देशों को पढ़ने के बाद सीधे लॉगिन टैब पर जा सकते हैं। अब प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन या साइन इन, तो इसमें आपको लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जानकारी सही ढंग से दर्ज करने के बाद ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म खोलने के लिए लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर प्रवेश आवेदन भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना है। तो आपको इसमें मूलभूत जानकारी, फिर अभिभावक की जानकारी, विद्यालय का चुनाव, दस्तावेज अपलोड करना, घोषणा और फॉर्म जमा करना, ये 5 पॉइंट्स आपको 5 चीज़ें ये 5 खंडों में इन कार्य को करना होगा प्रवेश आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए, जिसमें आपको प्रत्येक चरण में दर्ज विवरण को सहेजने की सलाह दी जाती है। बार बार विवरण दर्ज करने की आवश्यकता ना हो ताकि अपने आवेदन विवरण को सहेजने में केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपना आवेदन सबमिट
करने की जानकारी के लिए सामान्य निर्देशों के तहत बिंदु दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। फिर सबसे पहले मूलभूत जानकारी, जिसमें आपको बच्चे का प्रथम नाम, जो पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहाँ प्रदर्शित होगा, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर मध्य नाम, इसको भी संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर बच्चे का उपनाम, फिर बच्चे की जन्म तिथि, फिर क्या KVS कर्मचारी के बच्चे हैं, फिर दिव्यांग श्रेणी में है या नहीं वो दिखेगा, फिर दिव्यांगता का प्रकार अगर है तो, फिर लिंग, फिर पारिवारिक आय वर्ग, फिर EWS या BPL प्रमाण पत्र क्रमांक, EWS BPL प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, फिर EWS या BPL प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण, फिर जाति वर्ग, रक्त समूह। इसके बाद अभिभावक के विवरण में माता पिता के विवरण में कम से कम एक अभिभावक का शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, देश, राज्य और निवास का शहर भरना अनिवार्य है। आवेदन पत्र तब तक जमा नहीं होगा जब तक कि यह जानकारी भर ना दी जाए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में दिया है, माता पिता में से जिसकी भी सेवा श्रेणी के तहत विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही है, उस अभिभावक का विवरण भरना अनिवार्य होगा। ऐसे मामले में जहां एक अभिभावक की सेवा श्रेणी के अंतर्गत एक विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही है और दूसरे अभिभावक की सेवा श्रेणी के तहत अन्य विद्यालय में प्रवेश की मांग की जा रही हो, तो माता पिता के विवरण भरना अनिवार्य होगा। फिर शीर्षक में विकल्प चुनें, यह एक अनिवार्य फील्ड है। पूरा नाम दर्ज करें, फिर राष्ट्रीयता चुनें, निवास का देश चुनें, निवास का राज्य, शहर, पता, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत ईमेल पता और फिर व्यवसाय और संगठन। कृपया अगले टैब पर जाने से पहले दाएं कोने में ऊपर उपलब्ध सेव एप्लीकेशन बटन को दबाएं। दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृपया ध्यान दें कि डाटा सुरक्षित करने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुरक्षित डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। डाटा सुरक्षित रखने के बाद भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। प्रवेश आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद घोषणा और जमा करें सेक्शन में सबमिट एप्लीकेशन बटन क्लिक करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद ही आपका आवेदन डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन के समक्ष उपलब्ध होगा। फिर विद्यालयों का चुनाव में आपको अधिकतम 3 केंद्रीय विद्यालय के विकल्प बिना किसी वरीयता के भर सकते हैं, अर्थात आप एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र का उपयोग करके अधिकतम 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। चुने हुए विद्यालय के बीच वरीयता के बिना प्रत्येक विद्यालय पर अलग अलग स्वतंत्र रूप से और बराबरी से विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विद्यालय को विद्यालय 1, 2 या विद्यालय 3 के रूप में चुनते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए आपके आवेदन को एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रूप से माना जाएगा। यदि आप 3 में से कम विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो विद्यालय के चुनाव करते समय अधिकतम 2 टैब छोड़ सकते हैं। विद्यालय का कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय विशिष्ट आवेदन विवरण अलग अलग दर्ज किया जाना चाहिए। ऊपर दी गई मूलभूत जानकारी और अभिभावक के विवरण उन सभी विद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे जिनके लिए प्रवेश की मांग की गई है। विद्यालय 1, 2 और 3 लेवल वाला एक टैब चुनें। एक आवेदन में चुने गए प्रत्येक विद्यालय 3 तक द्वारा बच्चे के प्रवेश आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए। इस प्रकार कई विद्यालयों के लिए आवेदन या विद्यालयों का आवेदन पत्र में चयन करने का क्रम आवेदन किए किसी भी विद्यालय में प्रवेश की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। विद्यालय 1 उपयुक्त फील्ड चुनें, अनिवार्य फील्ड है। विद्यालय चुने हुए राज्य में विद्यालय का चयन करें। फिर विद्यालय की श्रेणी का सेलेक्ट करें, जैसे सिविल क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत, फिर उच्च शिक्षण संस्थानों श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय। इनमें से कोई आपको चुनना है। प्रत्येक विद्यालय केवल एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। संभाग विद्यालय चुनें।
विद्यालय का संभाग भी स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। प्रयोजक संस्था, फिर स्थान का प्रकार, विद्यालय स्थान का नक्शा, फिर निवास से विद्यालय की दूरी। यदि यह फील्ड केवल उन लोगों के लिए आवेदन में एक अनिवार्य फील्ड के रूप में दिखाई देगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आवेदन कर रहे हैं, जैसे दिव्यांग, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS, गरीबी रेखा से नीचे BPL। अन्य सभी के लिए यह फील्ड आवेदन में उपलब्ध नहीं होगा। मतलब इन कैटेगरी वालों के लिए ये फील्ड शो होगा आपका दूरी वाला, निवास से विद्यालय की दूरी। बाकी के अलावा जो हैं उनके लिए फील्ड उपलब्ध नहीं होगा। फिर उपरोक्त श्रेणियों में से एक में आवेदन करने वाले बच्चों को आवेदन किए गए विद्यालय में प्रवेश के लिए स्वतः ही RTE श्रेणी में माना जाएगा, बशर्ते बच्चे का निवास विद्यालय से KVS में प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर। चूँकि केंद्रीय विद्यालय जनसंख्या के विभिन्न घनत्व वाले स्थानों पर स्थित है, RTE श्रेणी में प्रवेश के प्रयोजन हेतु आसपास के क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र, सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र 5 किलोमीटर की परिधि। दूसरा, उपरोक्त ए में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 किलोमीटर की परिधि। अतः बच्चा RTE श्रेणी में एक विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र तब होगा यदि बच्चा उपरोक्त वर्णित श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में आवेदन करता है और बच्चे का निवास बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है, एवं बाकी अन्य सभी श्रेणी में विद्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। विद्यालय के स्थान के प्रकार के आधार पर इस फील्ड को भरने के लिए विकल्प प्रदर्शित किए जाएंगे। शहरी स्थान के लिए 2 विकल्प, एक 5 किलोमीटर से कम या बराबर, दूसरा 5 किलोमीटर से अधिक। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर से कम या बराबर, दूसरा 8 किलोमीटर से अधिक। बच्चे के निवास से चुने गए विद्यालय की रेडियल दूरी के लिए उपर्युक्त विकल्प चुनें। ध्यान दें, यह फील्ड प्रत्येक विद्यालय जिससे बच्चा आवेदन कर रहा है के लिए अलग से भरी जानी चाहिए। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन जो इस बात की पुष्टि करता है कि इस फील्ड में बच्चे के निवास से विद्यालय की रेडियल दूरी वास्तव में सही है। आवेदन फॉर्म के डिक्लेरेशन एंड सबमिट टैब सेक्शन में आवेदन द्वारा टिक किया जाना चाहिए। यदि बच्चे को RTE श्रेणी में विद्यालय द्वारा प्रोविजनल प्रवेश की पेशकश की जाती है तो प्रवेश के समय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि निवास के वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में सहायता चाहिए? यदि सुविधा को आपको विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम सेवा प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान की गई है, यदि हाँ का चयन करते हैं तो निम्नलिखित अस्वीकरण में अवश्य पढ़ें और समझें। यद्यपि आवेदन पत्र की इस सुविधा में श्रेणियों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, तथापि उनका प्रयोग किसी भी प्रकार के कानूनी प्रयोजन या कानूनी विवरण के रूप में नहीं किया जा सकता। संरक्षक या अभिभावक को सलाह दी जाती है कि श्रेणी की परिशुद्धता के लिए अपने कार्यालय प्रमुख से व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करें और श्रेणी सत्यापित होने पर ही ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर अपना फॉर्म भरें। फिर संस्था का चयन करना है, नियुक्ति की स्थिति का चयन करना है। टिप्पणी में सेवा श्रेणी, सिविल रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय। अभिभावक का चयन करें जिनकी सेवा श्रेणी और स्थानांतरण पर प्रवेश के लिए विचार किया गया है। फिर अभिभावक की सेवा निवृत्ति की तारीख। क्या चयनित अभिभावक का प्रवेश लेने की तिथि से पहले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है या फिर 7 वर्षों के बाद स्थानांतरण हुआ है। अब दस्तावेज अपलोड करने संबंधी जानकारी दी गई है, जिसे अब हम देख लेते हैं। तो
प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चे की 2 दस्तावेजों, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे की एक तस्वीर के स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। केवल जेपीजी या PDF फाइलें ही अपलोड की जा सकती है। प्रत्येक फाइल का आकार जो है 256 KB का हो सकता है। फिर ऑनलाइन प्रवेश पत्र के पिछले हिस्से में भरी गई जानकारी के आधार पर संबंधित स्कूल में प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय नहीं प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन पत्र में चुने गए प्रत्येक विद्यालय के लिए दस्तावेजों की सूची अलग अलग प्रदर्शित की जाएगी। यदि बच्चे का किसी विद्यालय में प्रवेश होता है तो अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की मूल एवं प्रतियां विद्यालय में सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। आवेदकों की सुविधा के लिए कुछ दस्तावेजों के नमूने प्रदान किए गए हैं। प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल लेवल वाले लिंक से क्लिक हेयर लिंक पर क्लिक करके पाया जा सकता है। अपेक्षित दस्तावेज संबंधी जानकारी कक्षा 1 के लिए जन्म पंजीकरण प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्म तिथि संबंधी उद्धरणों के लिए को लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर इन प्रमाण पत्रों का एक स्कैन या चित्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। प्रवेश कन्फर्म होने पर विद्यालय में जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद इसे अभिभावक को लौटा दिया जाएगा। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, BPS श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए एक प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS, OBC, BPL किससे संबंध रखता है, संबंधित राज्य सरकार या संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु बच्चे के संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा। फिर दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार के दिनांक 4/5/1999 के कार्यालय ज्ञापन, जो कि पुनर्वास केंद्र, सिविल सर्जन अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित की गई हो, उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण पत्र के विकलांगता मानी जाए। तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाएगा। फिर आगे दिया है सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य जरूरी ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हैं। फिर वर्दीधारी रक्षाकर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बच्चों की फोटो, पंजीकरण और प्रवेश आवेदन के प्रस्तुतिकरण मात्र से ही किसी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। सभी पूर्ण और जमा किए गए आवेदनों पर विचार करने के बाद भी रिक्त सीट होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने विवेक के बाद में फॉर्म को पूरा करने की अनुमति दे सकता है। गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 2 पालियों वाले केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक पाली का प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। पाली बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम आवेदन प्रपत्र ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। फिर श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के प्रवेश के संबंध में अभिभावक द्वारा उनकी सेवा प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत प्रमाणों की सत्यता को संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। अभिभावक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं, शपथ पत्रों को प्रोफार्मा
पोर्टल पर दिए गए और प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अगले टैब पर जाने से पहले दाएं कोने में ऊपर उपलब्ध सेव एप्लीकेशन बटन पर को दबाएं। दर्ज किए गए डाटा के सुरक्षित होने के बाद आपको इसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृपया ध्यान दें कि डाटा सुरक्षित करने का अर्थ यह नहीं कि सुरक्षित डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध करा दी गई है। ऐसा नहीं है। डाटा को सुरक्षित रखने के बाद इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। प्रवेश आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद घोषणा और जमा करने सेक्शन में सबमिट एप्लीकेशन बटन क्लिक करने व एप्लीकेशन सबमिशन कोड पर प्राप्त होने के बाद ही आपका आवेदन डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन के समक्ष उपलब्ध होगा। अब घोषणा और फॉर्म जमा करना, ये लास्ट प्रोसेस है आपके आवेदन की, जिसे देख लेते हैं। फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद कृपया घोषणा ध्यानपूर्वक पढ़ें और पास स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करके घोषणा को स्वीकार करें, जिसमें लिखा है, मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा और समझा है और मैंने निर्देशों के अनुसार ही आवेदन पत्र भरा है। फिर दूसरा, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। तीसरा, मैं इस शर्त से सहमत हूँ कि उपरोक्त तथ्य यदि गलत पाए जाते हैं तो मेरा बच्चा या बच्ची केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा या होगी। मैं मानता या मानती हूँ कि यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उस स्कूल में जमा किए गए हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे। मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन की में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूँगा या करूँगी। मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन शर्तों से सहमत हूँ। तो ये हैं आपके घोषणा की लाइनें। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले कृपया आवेदन विवरण को सहेजें और हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। फिर अपने आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यान से जांचने के बाद इच्छित टैब सेक्शन जहां आप संशोधन करना चाहते हैं पर जाने के लिए पृष्ठ के निचले भाग में प्रीवियस बटन पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं, अथवा यदि दी गई सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर टिप्पणी दी गई है, घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव टू प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना अनिवार्य है। आवेदन सेव करने के बाद ही प्रीव्यू बटन सक्षम होगा और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ही सबमिट एप्लीकेशन बटन सक्षम होगा। सबमिट एप्लीकेशन बटन क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स है पूछते हुए कि क्या आप वास्तव में सबमिट करना चाहते हैं प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि सबमिट करने के बाद आप आवेदन को संशोधित नहीं कर सकते, इसलिए यदि आप डायलॉग बॉक्स में पुष्टि करते हैं कि आप वास्तव में जमा करना चाहते हैं फॉर्म, तो आवेदन के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। पोर्टल पर OTP सही से दर्ज करने पर एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा एवं स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यह एप्लीकेशन सबमिशन कोड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा या पंजीकृत ईमेल पर भी भेजा जाएगा। एक बार एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरे सभी विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन और आवेदित विद्यालय में सबमिट हो जाएंगे। फिर एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन और आपके द्वारा आवेदन किए गए विद्यालयों को उपलब्ध होंगे। इसके बाद आपके आवेदन पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सबमिट एप्लीकेशन बटन तब ही क्लिक करें जब आप स्वयं संतुष्ट हो जाएं कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है इसमें सभी जानकारी सत्य है। यदि आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको पता चलता है कि गलत जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म जमा किया है तो आप अपने जमा किए गए आवेदन को रद्द कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि आप जमा किए गए आवेदन पत्र को रद्द कर देते हैं तो इसे प्रवेश के लिए नहीं माना जाएगा। रद्द किए गए आवेदन पत्र के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाएगा। जमा किए गए फॉर्म को रद्द करना है। यदि आवेदन पत्र में भरे गए विवरण में संशोधन करना है तो आवेदक को पहले जमा किए गए आवेदन पत्र को रद्द करना होगा, फिर पुनः आवेदन पत्र भरना होगा। अब आवेदन पत्र रद्द करें। जब किए गए आवेदन पत्र को रद्द करने के लिए आपको उसी
लॉगिन कोड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा जिसे आवेदन भरने और जमा करने के लिए उपयोग किया था। आपके आवेदन की स्थिति सबमिटेड के रूप में दिनांक और समय जब आपने फॉर्म जमा किया था के सहित प्रदर्शित होगी। वहीं कैंसिल योर सबमिटेड एप्लीकेशन नामक एक बटन भी उपलब्ध होगा। इस बटन पर क्लिक करने पर एक OTP पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह आपके आवेदन के आकस्मिक रद्दीकरण को रोकने के लिए है। उस OTP को पोर्टल पर सही ढंग से दर्ज करने के बाद आपका जमा किया गया आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदन की स्थिति रद्द प्रदर्शित होगी। आपके आवेदन रद्द होने की सूचना ईमेल और SMS द्वारा भी आपको पंजीकृत ईमेल पते और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड अब मान्य नहीं होगा और रद्द किए गए आवेदन में दिया गया विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिखाई नहीं देगा। अब आपका आवेदन केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा। फिर जमा आवेदन पत्र रद्द के बाद पुनः आवेदन करना। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के बाद आप उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कृपया अपना लॉगिन कोड का उपयोग करके लॉगिन करें। फिर आपको स्क्रीन पर आपका पहले जमा किया गया आवेदन पत्र रद्द किया गया दिखाई देगा। 2 बटन रीअप्लाई विद एक्सिस्टिंग डाटा तथा रीअप्लाई अफ्रेश प्रदर्शित किए जाएंगे। पिछले जमा किए गए रद्द आवेदन पत्रों से डाटा वापस पाने के लिए रीअप्लाई विद एक्सिस्टिंग डाटा लेबल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने पर एक नया आवेदन पत्र पहले से भरे हुए डेटा के साथ खुलेगा। अब आप इस आवेदन पत्र में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और पुनः जमा कर सकते हैं जिससे एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा। पिछले जमा करके रद्द किए गए आवेदन पत्र के डाटा का उपयोग किए बिना नए सिरे से आवेदन के लिए रीअप्लाई अफ्रेश बटन पर क्लिक करें। केवल पहले से भरे हुए पंजीकरण डाटा के साथ एक नया आवेदन फॉर्म खुलेगा। अब यह फॉर्म भरा और जमा किया जा सकता है जिससे एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा। आपके नए सबमिट किए गए एप्लीकेशन के लिए प्राप्त नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड आवेदन के बाद की प्रक्रियाओं एवं विद्यालय द्वारा आगे के लिए उपयोग किया जाएगा। आपका पिछला सबमिशन कोड अमान्य और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश संबंधी संपूर्ण जानकारी, आपके आवेदन की प्रक्रिया विद डिटेल। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टिप्स। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।